हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो। इसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में आपको 80 में 80 दिलाएगा। तो दोस्तों अगर आपका भी टारगेट है 80 में 80 लाना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है जो आपको आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको 80 में 80 दिलाएगा, ये मेरा गारंटी है। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये साइंस के प्रैक्टिस सेट में पहले से आप लोग को कितना प्रश्न आता था। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि समतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब सदा वास्तविक है या फिर आभासी और सीधा या फिर वास्तविक और सीधा। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आभासी और उल्टा। तो दोस्तों समतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सीधी रेखा में या फिर तिरछी रेखा में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है ना सबसे अधिक होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप लोग को सोल्व करना होगा। हम लोग जानते हैं जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि F बराबर R/2। तो दोस्तों यहाँ पे वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से दिखाते हैं, तो यहाँ पे R का मान 40 दिया हुआ है बटे 2। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 20 गुना 40 हो जाएगा, यानी कि फोकस दूरी कितना प्राप्त हो गया 20 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ बेलनाकार लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव नेत्र में जो है ना उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मानव नेत्र में जो है ना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दूर की वस्तुओं को या फिर निकट की वस्तुओं को, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ बड़ी वस्तुओं को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूरदृष्टि वाले आंख जो है ना साफ साफ दूर की वस्तुओं को देख सकता है, यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों दूरदृष्टि दोष वाले आंख जो है ना निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ दूर की वस्तु को साफ देख सकता है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उसे उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना होता है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साइंस के प्रैक्टिस सेट के बहुत सारे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40 प्रश्नों को प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि किस वर्ण यानी कि रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए में आपका दिया लाल या फिर नीला, और ऑप्शन सी में आपका दिया पीला या फिर बैंगनी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो लाल कलर होता है ना इसका प्रकीर्णन सबसे छोटा होता है, यानी कि सबसे कम होता है। इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में आपका दिया वोल्ट या फिर कूलम और ऑप्शन सी में आपका दिया वाट या फिर एम्पियर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है ना एम्पियर होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो जनित्र जिसे जनरेटर भी कहते हैं और ऑप्शन बी में आपका जो गैल्वेनोमीटर या फिर एमीटर और ऑप्शन डी में आपका जो मीटर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को हम लोग जनरेटर कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमीटर और ऑप्शन बी में आपका दिया वोल्ट मीटर और ऑप्शन सी में आपका दिया गैल्वेनोमीटर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को जो है ना वोल्ट मीटर कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों गैल्वेनोमीटर का उपयोग परिपथ में धारा की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न ध्यानपूर्वक क्या कराए कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन ए में आपका दिया ऑस्टेंड या फिर टेस्ला और ऑप्शन सी में आपका दिया ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है ना टेस्ला होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों टेस्ला का जो प्रतीक होता है ना टी होता है कैपिटल टी। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण साइंस के जो है ना प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। और इस वीडियो को संपूर्ण देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताना है कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है या फिर इनके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो दोस्तों किसी भी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परितारिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना सभी बिंदुओं पर समान होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। वही प्रश्न यहाँ पे दोबारा टाइप कर लीजिए। देखिएगा क्या कराए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं यानी कि जनित्र कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में आपका ऑक्सीजन या फिर NH3 जिसे अमोनिया कहते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा होता है ना लगभग 0.03% होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराएगी कि ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। ऑप्शन ए में आपका तो कोयला को या फिर जल को और ऑप्शन सी में आपका तो सूर्य को या फिर परमाणु को। तो दोस्तों ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत जो है ना सूर्य को माना जाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों सूर्य से जो है ना कौन सा विटामिन की प्राप्ति होती है, तो दोस्तों विटामिन डी की प्राप्ति होती है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि 2Mg + O2 टेंस टू 2MgO यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है। वहां पे ऑप्शन ए में आपका देखो कंकाली रासायनिक समीकरण या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण या फिर ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और ऑप्शन डी में आपका दिया ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें देखिएगा मैग्नीशियम के पास जो है ना 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के पास भी 2 परमाणु है। इसी तरह प्रोडक्ट में जो है ना मैग्नीशियम के पास भी 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के पास भी 2 परमाणु है। तो जब दोनों तरफ बैलेंस हो जाता है तो इसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका जो उपचयन या फिर अपचयन, और ऑप्शन सी में आपका जो संक्षारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो इसे जो है ना हम लोग उपचयन कहते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे CuO प्लस H2 टेंस टू Cu प्लस H2O में H2 का क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जो है ना हाइड्रोजन के साथ संयोग करके कॉपर और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जल नामक द्रव का निर्माण करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यानी कि H2 जो है ना इसमें क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। ऑप्शन ए में आपका जो हाइड्रोक्सिलिक आयन जिसे हम लोग OH माइनस कहते हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन, और ऑप्शन डी में आपका जो हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो भस्म होता है ना ये जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्लीज एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों। और ये 40 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक महंगा होता है, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, या फिर टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होता है। तो दोस्तों खाद्य पदार्थ के डब्बे पे जिंक के बजाय जो है ना टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जो है ना जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 4.0 से 4.8, और ऑप्शन बी में आपका दिया 5.0 से 5.8, और ऑप्शन सी में आपका दिया 6.0 से 6.8, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 7.0 से 7.8। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो पीएच के परास यानी कि कितना रेंज का होता है, 7.0 से 7.8 के बीच जो है ना पीएच कार्य करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मानव शरीर के जो रक्त का पीएच मान होता है ना 7.4 होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराएगी, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया मरकरी जिसे पारा कहते हैं, या फिर ब्रोमीन, या फिर सल्फर, और ऑप्शन डी में आपका दिया सोडियम। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ये ब्रोमीन एक प्रकार का अधातु होता है जो कमरे के तापमान पर जो है ना द्रव अवस्था यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका सिलिकॉन, या फिर चांदी, और ऑप्शन सी में आपका लोहा, या फिर मरकरी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं ये मरकरी जो होता है जिसे हम लोग पारा कहते हैं, ये जो है ना कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसके सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है। ऑप्शन ए में आपका जो क्रोमियम लेप के द्वारा, या फिर एनोडीकरण द्वारा, या फिर पेंट करके, या फिर यसद लेपन के द्वारा। तो दोस्तों लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसके ऊपर जो है ना हम लोग एक प्रोसेस को अपनाते हैं जिसे हम लोग यसद लेपन कहते हैं, या फिर गैल्वेनीकरण, या फिर या फिर यसद लेपन कहते हैं, या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है। जब भी हम लोग लोहे को संक्षारित होने से बचाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कराए कि नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन ए में आपका तो 1 या फिर 2, और ऑप्शन सी में आपको तो 4 या फिर 3। तो दोस्तों नाइट्रोजन अणु में जो सह संयोजक बंधन होते हैं ना 3 होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्रोपेन जिसका अनुसूत्र होता है C3H8 का संरचना सूत्र काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा इसको जो है ना हम लोग को आप लोग बता देते हैं। यहाँ पे C3 है ना, तो यहाँ पे कार्बन 3 है, तो यहाँ पे कार्बन 3 ले लेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 8 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को इस प्रकार सजाएंगे, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गया, फिर यहाँ पे एक हो गया, फिर यहाँ पे दो हो गया, यानी कि दो दो 4 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे एक 7 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, फिर 2, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर 5 और यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया और कार्बन कितना हो गया, 3 कार्बन हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे C3H8 है, तो इसका संरचना सूत्र यही हो गया जो कि ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, सॉरी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको जो है ना आप लोग जूम इन करके थोड़ा देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको जूम इन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग से बने यौगिक क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया एनोल या फिर कीटोन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हाइड्रोकार्बन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग कर एक नया कंपाउंड बनता है तो इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मीथेन जो होता है ना सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है जिसका अनुसूत्र CH4 होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि अक्रिय तत्व कौन है। ऑप्शन ए में आपको दिया कार्बन या फिर हीलियम, और ऑप्शन सी में आपको तो सोना या फिर हाइड्रोजन। तो दोस्तों अक्रिय तत्व जो होगा ना हीलियम हो जाएगा। ये हीलियम जो होता है ना सबसे अक्रिय तत्व होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए में आपको तो 4 या फिर 6 या फिर 8 या फिर 12। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग को जो है ना ग्लूकोज का अनुसूत्र जानना पड़ेगा। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12 और 6 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑक्सीजन का अनुसूत्र कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए में आपका दिया डायरिया या फिर टीबी, और ऑप्शन सी में आपका दिया निमोनिया या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों श्वसन तंत्र से जो संबंधित बीमारी है ना टीबी है और इनके साथ साथ निमोनिया भी है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 120 mmHg या फिर 150 mmHg, और ऑप्शन सी में आपका दिया 90 mmHg या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन जो दाब होता है ना 120 mmHg होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मानव हृदय का जो औसत अनुशीतलन जो दाब होता है ना कितना होता है, 80 mmHg होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका जो अग्र मस्तिष्क या फिर मध्य मस्तिष्क, और ऑप्शन सी में आपका जो अनुमस्तिष्क या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो मस्तिष्क में 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या फिर जिसे हम लोग पश्चिम मस्तिष्क भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो अनुमस्तिष्क है ना ये अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है, ये शरीर की स्थिति और संतुलन का मेंटेनेंस करता है जिसे हम लोग पश्चिम मस्तिष्क भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए में आपको दिया लीवर या फिर अंगनाशय, और ऑप्शन सी में आपको दिया अंडाशय या फिर एड्रिनल। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है ना लीवर होता है जिसे हम लोग यकृत भी कहते हैं। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि एक क्वेश्चंस को जो है आप लोग को रिवीजन करते हुए चलना है और प्रैक्टिस करते हुए चलना है, और आप लोग को लास्ट में कमेंट करके बताना है कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या होता है, एक हार्मोन होता है, यानी कि पादप हार्मोन होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो ऑक्सीजन होता है ना ये पादप हार्मोन होता है। पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। क्या क्या होता है, जिबरेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सीजन होता है, इथिलीन होता है,
और एसिडिक एसिड होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि पुष्प में परागकण कहाँ बनते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया पुंकेसर में, या फिर स्त्री केसर में, या फिर पुंखड़ी दाल में, या फिर बाह्य दल में। तो दोस्तों पुष्प में जो परागकण बनते हैं ना पुंकेसर में बनता है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अंडाणु निषेचित होता है, यानी कि अंडाणु निषेचित जो है ना कहाँ पे होता है। ऑप्शन ए में आपको योनि से, या फिर गर्भाशय से, और ऑप्शन सी में आपका जो फैलोपियन नलिका से, या फिर अंडाशय से। तो दोस्तों अंडाणु जो निषेचित होता है ना फिलोपियन नलिका से होता है, जिसे हम लोग ये भी कहते हैं अंडवाहिनी भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग साइंस के 40 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग को लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराई कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए में आपका चार्ल्स डार्विन ने, या फिर रॉबर्ट हुक ने, और ऑप्शन सी में आपका जेसी बोस ने, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो दोस्तों वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किया ना कौन किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अनुवांशिकी का जनक भी जो है ना ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ऑप्शन ए में आपका जो समजात अंग, या फिर अवशेषी अंग, और ऑप्शन सी में आपका जो समवर्ती अंग, और ऑप्शन डी में आपका जो इनमें से कोई ही नहीं। तो दोस्तों कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो है ना ये समवर्ती अंग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। तो दोस्तों जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ वो होता है जो मिट्टी में अपघटित नहीं होता है। तो यहाँ पे कागज और ये वाहिद मल ये दोनों जो होगा ना मिट्टी में अपघटित हो जाएगा, लेकिन ये दोनों जो है ना जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ नहीं है, बल्कि ये DDT ये जो है ना जैव अनिम्नकरणीय कचरा होता है या फिर पदार्थ होता है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वें प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका जो नदी, या फिर कुआं, और ऑप्शन सी में आपका जो तालाब या फिर समुद्र। तो दोस्तों भूमिगत जल का जो उदाहरण है ना कुआं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट और अंतिम प्रश्न देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए में आपका जो वायु या फिर जल, और ऑप्शन सी में आपको मिट्टी या फिर जीवधारी। तो दोस्तों वायु हो गया, जल हो गया और मिट्टी हो गया, ये तीनों जो होते हैं ना प्राकृतिक संसाधन होते हैं, लेकिन ये जीवधारी जो है ना प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साइंस के काफी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को हल किए, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो बहुत देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि ये 40% में से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था। इसका जवाब आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। ये आपका SW क्वेश्चन है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। तो देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि NaOH है। ऑप्शन ए में आपको अम्ल या फिर भस्म या फिर लवण या फिर जल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट करके बताना है। और दोस्तों साथ में भी बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं ना तो आप लोग को फाइनली गूगल में सिंपली सर्च करना है www.majortarget.co.in पे जाके जो है ना आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर क्लास 10 के विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं आप तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।